अथ श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलचरणम् लक्ष्मणतनोति निर्तरामृतरानपेकछम् आङ्गीर्यं दिवं साखिशिखा प्रवालम् प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा। साहित्य व्याख्याता जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारणम। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड अनिवाज प्रथम पद, जो इस विद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। संस्कृत वाङ्मय का इतिहास में आज का शीर्षक यानी विषय है बाल रामायण की समीक्षा। बाल रामायण की समीक्षण। इनके कौन लेखक हैं, ये बाल रामायण किसके द्वारा रचित की है, उनकी जीवनी क्या है, बाल रामायण के अंतर्गत कैसे अंक निर्धारित की गई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पूर्व पाठ का स्मरण करना जरूरी है। पूर्व पाठ में मैंने क्या जानकारी दिए थे, इसके बारे में थोड़ा अंश प्रदर्शित कर रहा हूँ। पूर्व पाठ में नाटक का हास्य युग के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। हास्य से लेकर राजशेखर तक का कालखंड संस्कृत नाटकारों की प्रतिभा से दीप्त तथा उज्ज्वल था। उसके अंतर भी संस्कृत नाटकों का निर्माण चलता रहा, परंतु इस युग में प्रतिभा की उतनी विमल विभूति दृष्टिगोचर नहीं होती है, अतः इसे नाटक का हास्य युग की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में व्याख्यान दिए हुए थे। आज का व्याख्यान है बाल रामायण की समीक्षा। बाल रामायण के रचयिता महाकवि राजशेखर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। बाल रामायण के रचयिता महाकवि राजशेखर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। राजशेखर शब्द कवि हैं। इनके पदों की रमणीय सज्जा किस रसिक के मन नहीं हर लेती है। वेद के ज्ञाता के लिए श्रुत्यर्थ बीथो गुरु का प्रयोग
कितना शोभन तथा श्रवण सुखद है। नोक झोंक वाले शब्दों का विन्यास इनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार पैदा करता है। इनकी काव्य प्रतिभा प्रथम कोटि की है, जिसका परिचय कर्पूर मंजरी के अनुशीलन से ही मिल जाता है। प्रस्तावना की विस्तृत आत्मस्तुति से विपुल अभिमान प्रतीयमान है। दस अंकों में विभक्त की गई यह महानाटक है। बाल रामायण 10 अंकों में रामायणीय कथा का श्रव्य नाटकीय रूप दिया गया है। राजशेखर की यही प्रौढ़ रचना है, जिसे अंकों की संख्या के कारण महानाटक कहा जाता है। इनके 2 रचित हैं, बाल भारत। प्रचंड पांडवों में कवि ने महाभारत की कथा को अवतारण नाट्य के रूप में की थी, परंतु दुर्भाग्यवश यह नाटक पूरा नहीं हो सका और केवल आरंभ के ही 2 अंक अभी तक प्राप्त है। विद्वशाल मंजिका विद्वशाल मंजिका 4 अंकों में विभक्त नाटिका है इनके रचित। चौथा है कर्पूर मंजरी। 4 जब निकांतों में समाप्त नाटिका ही है, परंतु प्राकृति का प्रथम षटक है, जो अभिनय तथा काव्य की दृष्टि से निरंतर सरल है। इनमें राजा चंद्रपाल और कुंतल देशीय राजकुमारी का कर्पूर मंजरी का विवाह कौल मत के तांत्रिक आचार्य भैरवानंद के उद्योग से संपन्न किया गया है। ये चारों ही ग्रंथ राजशेखर की नाटकीय रचनाएं हैं। इनका काव्य मीमांसा ग्रंथ अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों का उन्मीलन करता है और विषय की अपनी नवीनता तथा प्रतिपादन की सरलता के हेतु आलोचकों में खूब प्रख्यात है। अभी तक मैंने राजशेखर के 4 पुस्तकों का नाटकों का उल्लेख किए हैं। पहले हैं बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल मंजिका और चौथा है कर्पूर मंजरी
नाटकों का इन्होंने रचना की है। पहला हम चलते हैं बाल रामायण। बाल रामायण की समीक्षण आज का विषय है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की योग्य है। यह राजशेखर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, जिसकी प्रस्तावना की विस्तृत आत्म स्तुति से विपुल अभिमान प्रतीयमान है। 10 अंकों में विभक्त यह महानाटक है। रामायण की घटना बड़े विस्तार और वैशद्य से यहाँ वर्णित है। राम कथा परक नाटकों की तुलनात्मक आलोचना करने पर हमें कुछ नवीनता दृष्टिगोचर होती है। इनके नाटकों में कभी सीता के प्रति रावण के अनुराग को महत्व प्रदान करता है। इन्होंने प्रथम अंक में रावण स्वयं आता है, परंतु अपने आराध्य शंकर के धनुष को भंग करना अस्वीकार कर लौट जाता है। सीता स्वयंवर में रावण आते हैं और शंकर के धनुष को भंग करना अस्वीकार कर लौट जाता है। इस नाटक में प्रदर्शित है। वह परशुराम से सहायता मांगता है, परंतु यह अपमानित होता है और मित्रों के बीच बचाव करने पर दोनों में किसी प्रकार युद्ध होने से रुकता है। ये प्रथम अंक की दृश्य है। अब द्वितीय अंक की दृश्य में हम चलते हैं। इस सब 10 अंकों की हम संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, दर्शित कर रहे हैं। जो 10 अंकों में क्या क्या वर्णित है, थोड़ा थोड़ा अंश हम आपको बताते जा रहे हैं। द्वितीय अंक में सीतानुरक्त तथा तलजन्य विपन्नता को दूर करने के लिए सीता का विवाह रचाया जाता है। रावण व्याघात करता है, अंततः रंग में भंग हो जाता है। अब चलिए तृतीय अंक पर और चौथे अंक में राम और परशुराम के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें परशुराम पराजित होकर चले जाते हैं। 5वें अंक में रामायण की सीता और उनकी धायत्री जैसी पुतिकाएँ काठ की बनी हुई भेंट की जाती है। यह उसे वास्तविक समझता है और प्रेम में विवश होकर पूर्वा के समान प्रकृति के पदार्थ जैसे पक्षियों तथा नदियों से अपनी प्रेयसी का पता पूछता है। भावावेश की स्थिति सूर्पनखा के उपलब्ध द्वारा विध्वंस होती है। अगले अंक में दशरथ की मृत्यु की घटनाएं विन्यस्त की गई है। 7वें अंक में दायुत्य और कपित्य नामक 2 वानर सेतु की रचना का विस्तृत वर्णन करते हैं। माल्यवान जो रावण के नाना थे, माल्यवान की
युक्ति से सीता का कटा हुआ सिर समुद्र तट पर फेंके जाने पर राम के सैनिकों में भय और आतंक का क्षण भर के लिए कारण बनता है, परंतु यह स्वयं बोलने लगता है और पुतलिका का ही सिर होने की घटना प्रकट की जाती है। अब हम चलते हैं अष्टम अंक में। अष्टम अंक में राम युद्ध के लिए उपकरणों की तैयारी करते हैं और कुंभकर्ण को भेजने पर सफल नहीं होता, क्योंकि उनके माया जाल का प्रभाव राम के ऊपर तनिक भी नहीं होता। नवम अंक में राम रावण के घोर युद्ध तथा रावण की मृत्यु का वर्णन किया है और दसम अंक में राम लंका से अयोध्या का आगमन होता है। कवि अपने विस्तृत भौगोलिक ज्ञान का परिचय देते हुए इस मार्ग का विशद वर्णन करता है। अंत में राम का अभिषेक संपन्न होता है। अब हम बाल रामायण के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। ये 10 अंक के हैं। प्रथम से लेके 10 अंक में नाटकों में राजशेखर जी ने क्या क्या दर्शाए हैं, इनके बारे में जानकारी अभी अभी प्राप्त किए हैं। अब इनका समीक्षण में हम चलते हैं। ये समीक्षण क्या है? इस संक्षिप्त वस्तु वर्णन से राजशेखर के दृष्टिकोण का संकेत किसी भी आलोचकों को मिल जाता है। कवि विस्तार को इसलिए पसंद करता है कि उसे अपने मनोअनुकूल वर्णन का सुयोग प्राप्त होता है। राजशेखर की दृष्टि कवि राजशेखर के दृष्टि राम तथा रावण के संघर्ष पर ही प्रधानतया केंद्रित है। अतः योद्धाओं का अस्त्र संचालन तथा हुंकार प्रतिपक्षियों के साथ घमासान संग्राम आदि सामरिक घटनाएं राजशेखर को अपनी ओर विशेष आकृष्ट करती है। कवि कला पक्ष का आश्रय लेकर महाकाव्य को शैली पर नाटक लिखता है। यह हृदय पक्ष की नितांत उपेक्षा करता है। अंक बड़े लंबे लंबे हैं। नाटकीय व्यापार तथा गति का अभाव आलोचकों की दृष्टि में बलात् चढ़ जाता है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कवि राजशेखर लेखनी के धनी भावुक कवि हैं। कवि राजशेखर लेखनी के धनी भावुक कवि हैं। कोमल भावों की अभिव्यंजना से समर्थ यह कवि युद्ध
के भीषण वर्णन में सफल है। यह सादुल विकृत शब्द का सरल प्रयोग किए हैं, जिसका प्रयोग युद्ध के वर्णन के अवसर पर होता है। क्षमेंद्र की बहुत प्रसिद्ध यथार्थ है कि सादुल क्रियतेरेव व्याख्यातो राजशेखरः अशिखरिव परम वर्षः सोल्लेरुचा शेखरः। इस तरह हम देखते हैं कि कवि राजशेखर शब्द कवि हैं। इनके पदों की रमणीयता किस रसिक के हृदय में भावुकता नहीं उत्पन्न कर देती है। वेद के ज्ञाता भी श्रुत्यर्थ बीज गुरु का प्रयोग कितना शोभन तथा श्रवण सुखद है। नोक झोंक वाले तो शब्दों का विन्यास उनके नाटकों में अद्भुत चमत्कार पैदा करता है। उसकी काव्य प्रतिभा प्रथम कोटि का, जिसका परिचय कर्पूर मंजरी के अनुशीलन से मिल जाता है। उन्होंने अपने वचनों में बहुत ही निपुणता दिखलाई है। शैली विशेषतः गौड़ी है, फिर भी पांचाली का स्थान स्थान पर भूत है। महाकवि भवभूति के तो ये पक्के चेले हैं, पक्के शिष्य हैं। इनके काव्यों में शब्दों में अर्थ की प्रतिध्वनि होती है। यह शब्द चमत्कार इसकी रचना में पद पद पर मिलता है, परंतु रस का वह परिपाक, हृदय के भावों की गहरी परख, प्रकृति और मानव का परस्पर रागात्मक संबंध जो भवभूति की काव्य के भूषण हैं, ये यहाँ खोजने पर भी नहीं मिलते। कवि ने सीता की सौंदर्य की अभिव्यक्त करते हैं, सुंदर ढंग से किया है। यदि उनका मुंह वर्तमान है तो चंद्रमा कहानी खत्म हो गई। उसकी मुस्कान है तो अमृत क्या है। यदि उनकी चितवन है तो कमलों ने हार मान ली। पानी के आगे मधु को धिक्कार है। या कांति यदि विद्यमान है तो सोना स्वाधीनता हो बैठा। के ऊपर में हम और अधिक क्या कहेंगे। ब्रह्म की सृष्टि पुनरुक्त वस्तुओं के निर्माण से प्रांग मुख है, यह तथ्य नितांत सत्य है। अब हम चलते हैं श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का कोमल पक्ष दोनों नाटिकाओं में
सरलता से चित्रित किया गया है। विद्वशालभंजिका संस्कृत में निबद्ध होने से नाटिका है, जो कर्पूर मंजरी प्राकृत है। निबद्ध होने से सटक है, परंतु दोनों में शास्त्रीय दृष्टि से नाम का अंतर है। अथवा दोनों के घटना चक्र में मूलतः एक ही है। नाट्य शास्त्र की पद्धति से दोनों के वस्तु विन्यास, रसो उन्मीलन तथा पात्र चित्रण में पूर्ण समानता रही है। राजशेखर की कवि प्रतिभा नितांत श्लाघनीय है। जिस प्रकार युद्ध वर्णन में वे रौद्र रस की अभिव्यंजना में सफल है, उसी प्रकार प्रेम के विश्लेषण में तथा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति में समर्थ है। शब्द, सौष्ठव, अर्थ, सौंदर्य तथा रसोदीप्त सर्वथा हृदय को आवाजित करती है। इस प्रसंग में विधिकरण के निमित्त दो उदाहरण पर्याप्त है। विशुद्ध शालमंजिका की इस सुभगनांदी में कामदेव का चारु चित्रण है। तात्पर्य है कि यह कमल नयनी सुंदरी दिष्ट पथ में आई, तब से चांदनी ताप उत्पन्न करने लगी। चंदन रस गड़ल के समान प्रतीत हुआ। हार कटे स्थल पर नमक सा लगने लगा। रात के ठंडे पवन देह को जलाने लगे। मिलाल वाणी वाली प्रतीत हुआ और जल से आद्य तनुष्टा भी जलने लगी। राजशेखर के काव्य में लौकिकतियाँ तथा मुहावरों का विशेष चमत्कार दिख पड़ता है। हिंदी के नवनगद 13 उद्धार का ही पुराना प्रतिनिधि है। इनके नाटकों में गतिशीलता का अभाव भले ही हो, परंतु पात्रों की सजीवता निश्चय ही चमत्कारनी है। इस तरह मैंने आज कवि राजशेखर वर्णित बाल रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।